अभी हम लोग वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है आपका। लेक्चर नंबर 1 इसके पीछे आपको करवाया गया, जहाँ पे डिसास्टर, हजार्ड एंड डिफरेंसेस बिटवीन हजार्ड एंड डिसास्टर एंड और भी बेसिक पॉइंट बताए गए थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये होता क्या। तो सबसे पहले हम इसका असली मीनिंग को जान लेते हैं कि वल्नरेबिलिटी एक्चुअली में कहीं किसको। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी क्या बोलते हैं उसको, वुडन हाउस में रह रहे हैं। ठीक है, वुडन हाउस लकड़ी के घर में रह रहे हैं, तो वहाँ पे भूकंप जब आएगा तो उसके गिरने की संभावना क्या है, बहुत कम है। वुडन हाउस को भूकंप यानी अर्थक्वेक में गिरने की संभावना बहुत कम है, लेकिन वही आग लगने की खतरा क्या है, ज़्यादा है। आग लगने की चांसेस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो वल्नरेबिलिटी जो हुआ, जो इम्पैक्ट ऑफ हजार्ड, ठीक है, जो जितना इम्पैक्ट कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन कर रहा है, आग कर रहा है। आपके वुडन हाउस को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन कर रहा है, आग कर रहा है। यानी आग जो हो गया, वहाँ पे आग लगने की जो वहाँ संभावना हुआ, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, वल्नरेबिलिटी कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपका जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे देते हैं। मैंने मान लीजिए ये आपका वुडन हाउस था, तो एक तरफ क्या रखे, फायर, ठीक है, दूसरा तरफ क्या रखे, अर्थक्वेक रखे, तो आपका मोर वल्नरेबल कौन हुआ, तो मोर वल्नरेबल हुआ आपका कौन, फायर। ठीक है, ये मोर वल्नरेबल हुआ। ठीक है, ये क्या हो गया, लेस। ठीक है, बहुत कम। तो आई होप समझ में आया हो कि वल्नरेबिलिटी किसको कहते हैं, कि हजार्ड ऑफ इम्पैक्ट क्या है। क्लियर हुआ कि लकड़ी के घर को आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है, खतरा ज़्यादा है, लेकिन वही भूकंप से गिरने की संभावना बहुत ही कम है। तो जो ज़्यादा संभावना है उसी को हम लोग वल्नरेबिलिटी कहते हैं। क्लियर, जैसे 2 बस जा रहा था, एक पे बस पे बहुत सारे लोग थे, हजारों की संख्या में था, एक पे 10-20 लोग जा रहा था। अगर एक्सीडेंट होता है तो ज़्यादा वल्नरेबिलिटी किसका है, किसका इम्पैक्ट, हजार्ड ऑफ इम्पैक्ट सबसे ज्यादा किसका है, जिसमें ज्यादा लोग थे। ठीक है, तो यही चीज अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे कि साइज पे डिपेंड करता है, फैटेलिटी रेट पे डिपेंड करता है। तो अभी हम जस्ट अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्लासीफाई भी करेंगे कि कैसे कैसे, जैसे फिजिकल है, इकोनॉमिक पे, इन्वायरमेंटल पे कैसे कैसे डिपेंड करता है। तो सभी बारी बारी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले हमको ये आपको मेरा मकसद था कि पहले आपको एक्चुअल मीनिंग सभी का पता रहे। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट पीछे कभी पढ़े नहीं होंगे 10th 9th 8th में। अगर सीबीएसई बोर्ड से होंगे तो एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता होगा 6-7 क्लास में, तो उतना याद भी नहीं होगा कि क्या होता था। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले आपको इसका एक्चुअल मीनिंग आपको पता हो जाए, ताकि आप बनाकर भी लिख सके। ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में बहुत कम टाइम मिलता है, और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा यही करता है कि आपको एक्चुअल मीनिंग सबका कम से कम पता रहे, फिर तो बना के लिखने में माहिर आप है ही। ठीक है, बना के पेज भर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हजार्ड क्या था, डिसास्टर क्या था। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक पे वल्नरेबिलिटी पे हैं। तो ये जो आपका डिफाइन किया था, ये एज पर द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिसास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR के अकॉर्डिंग हम वल्नरेबिलिटी को डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, कि vulnerability can be defined as the condition determined by physical, social, economic and environmental factor or process। यानी जो vulnerability होता है वो किस किस चीज से डिटरमाइन करते हैं, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, यही सब चीज को अभी क्लासीफाई करेंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर और प्रोसेस, जैसे मान लीजिए फिजिकल की बात करते थे अभी, जैसा कि आपको बता रहे थे कि आप अगर लकड़ी के घर में रह रहे हैं तो वो अर्थक्वेक में गिरने की संभावना कम है, लेकिन आग लगने का खतरा बहुत ज्यादा है। अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो जैसा कि देखा था आपने कोविड-19 में क्या था कि जिसका जॉब था, ये प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, तो उसमें पैसा मिल रहा था, हाफ ही मिल रहा था, लेकिन मिल रहा था। लेकिन उनका सोचिए क्या, जो डेली सामान बेचते थे, खाते थे, उनको कोविड-19 में क्या क्वारंटाइन कर दिया, मतलब सॉरी बंद कर दिया गया, निकलना नहीं है बाहर, तो क्या कैसे खाए होंगे, कैसे रहे होंगे, उसका वल्नरेबिलिटी क्या था, बढ़ गया था। ठीक है, इनका जो डेली बेसिस पे काम करके खा रहे थे, है ना, तो इसी को मतलब इम्पैक्ट कितना करा, किसको इम्पैक्ट किया था, गवर्नमेंट जॉब वाला को किया था कि जो डेली कमा के खा रहे थे उसको इम्पैक्ट किया था। तो जो डेली कमा के खा रहे थे उसको ज्यादा इम्पैक्ट किया था। ठीक है, तो उसका वल्नरेबिलिटी क्या, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है ना। चलिए, तो अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, पर इन्वायरमेंटल की बात करें तो मान लीजिए कि कहीं पे जैसे कि मान लीजिए कि समुद्री जल की लवणता बढ़ते जा रहा है, यानी वहाँ पे उसका खारापन बढ़ते जा रहा है। जो कृषि लोग है वो क्या कर रहा है, रसायन का यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको क्या करेगा, इम्पैक्ट जिसका ज्यादा होगा उसी को हम लोग वल्नरेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका डिफिनेशन की बात कर लेते हैं हम लोग, कि वल्नरेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द कंडीशन डिटरमाइंड बाय फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर और प्रोसेस व्हिच इंक्रीज द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ए कम्युनिटी, अ सिस्ट और सिस्टम टू द इम्पैक्ट ऑफ हजार्ड। यानी हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा चीज, आपको अगर एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन बोलना है तो बोलिएगा कोई भी ऐसी चीज जो अपना भाषा में तो समझ ही गए कि जो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा उसी को वल्नरेबिलिटी कहेंगे। अगर एक कोई जैसे टीचर पूछते ना क्लास में, तो
एक स्टैंडर्ड भाषा में बोलना चाहते हैं तो बोलिएगा कि कोई भी ऐसा चीज जो कंट्रीब्यूट करती है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इम्पैक्ट, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इम्पैक्ट टू पार्टिकुलर ए पर्सन, टू पार्टिकुलर इकोनॉमी, टू पार्टिकुलर ए नेशन, टू पार्टिकुलर ए असेस्ट, यानी कोई भी ऐसा चीज जो उसकी सस्पेक्टिबिलिटी को बढ़ाती है, उसकी एक्सपोजर रिस्क को बढ़ा रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वल्नरेबिलिटी कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं डिसास्टर वल्नरेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आ जाता है द साइज ऑफ द इफेक्ट पे। ये ऑफ कोर्स साइज ऑफ द इफेक्ट पे वल्नरेबिलिटी डिफाइन करेगा ही करेगा। कैसे? पहले एक एग्जांपल देते हैं। 2004 में सुनामी आया था, तो एक ही बार में बहुत सारे शहर को ले डूब मरा, यानी बहुत सारे शहर को एक ही बार में तबाह कर दिया। मतलब ये किस पे डिपेंड किया? साइज ऑफ द इफेक्ट। जैसे दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, ठीक है, जहां पे 3.2 इंटेंसिटी का भूकंप आया, ठीक है, अर्थक्वेक आया, और आपके एरिया में 8.2 का आया है, तो बताइए मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे, साइज पे डिपेंड करे, ठीक है। तो 8.2 वाला ज्यादा वल्नरेबिलिटी होगा, 3.2 वाला कम होगा। 3.2 में क्या होगा, कुछ सामान वामान नहीं क्षति होगा, बस हल्का फल्का महसूस होकर रह जाएगा। लेकिन अगर 8.2 इंटेंसिटी का आपके पास अर्थक्वेक आ जाए तो ज्यादा वल्नरेबिलिटी होगा, ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा हजार्ड ऑफ इम्पैक्ट होगा, ठीक है। क्लियर है? आपके हजार्ड जो ज्यादा इंपैक्ट करेंगे अगर 8.2, तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है ना, उसी को हम लोग बोल रहे हैं साइज ऑफ द इफेक्ट, ठीक है। या मान लीजिए कि बहुत सारे, जैसे सुनामी आया था 2004 में, तो बहुत सारे एरिया को तबाह कर दिया, तो किस पे क्या डिपेंड कर रहा है? साइज पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं द साइज ऑफ द इफेक्ट, द इन्फ्लुएंस द ट्रेजेडी हैज ऑन द सोसाइटी एंड द पॉपुलेशन इज यू टू इवैल्यूएट इट। ए कैलेमिटी इज कंसिडर हजार्डस इफ इट इफेक्ट आर ब्रॉड, ठीक है। एग्जांपल, The 2004 tsunami in the Indian Ocean had a broad ranging and devastating magnitude। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कितने एरिया में आया, कितना मैग्नीट्यूड से आया, ठीक है। चलिए साइज ऑफ द इफेक्ट हो गया। दूसरे फैटिलिटी की बात करते हैं। द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ सोसाइटी टू द डिसास्टर इज असेस्ड बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल who would die as a result of the disaster। उससे कितने लोगों की वहां पे क्या हुआ, डेथ हुआ है, ये क्या है, फर्टिलिटी बताता है। जैसे मान लीजिए चेरनोबाइल, यहाँ पे आर है, एन है, ठीक है, दोनों एक्स में लग गया तो एम जैसा हो रहा है। चेरनोबाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सप्लोर हुआ था, गैस लीक हुआ था, तो वहां पे कितने नंबर, लार्ज नंबर में वहां पे क्या हुआ, डेथ हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है, फर्टिलिटी की बात हो रहा है। वल्नरेबिलिटी कैन बी कैटेगराइज्ड। हम वल्नरेबिलिटी को कैसे कैटेगराइज किए? तो पहला हम कैटेगराइज किए फिजिकल वल्नरेबिलिटी, दूसरा इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, तीसरा सोशल वल्नरेबिलिटी हो गया, चौथा आपका एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी हो गया, पांचवा आपका इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी हो गया। तो सबसे पहले बात हम करते फिजिकल की बात करते। तो फिजिकल में क्या हो गया कि इंजीनियरिंग फ्लॉज दैट अलाउ बिल्डिंग ब्रिज एंड डैम्स टू क्विकली कोलैप्स ड्यूरिंग टू अर्थक्वेक, साइक्लोन एंड अदर नेचुरल डिसास्टर लीडिंग टू सिग्निफिकेंट मोर्टेलिटी सिमिलर टू दिस होटल एंड बिल्डिंग्स बिल्ट इन द अर्थक्वेक, साइक्लोन और फ्लड प्रोन लोकेशन आर मोर वल्नरेबल। मतलब कि आप अगर पक्के मान लीजिए फिजिकल में अगर हम आपको एग्जांपल दे दे तो फिजिकल वाला वही वुडन हाउस वाला एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसमें कि अगर आप जैसे पक्के मकान में रहते हैं, मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं, तो वहां पे आप वल्नरेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। अगर वहीं हम छोटे मकान में, कच्चे मकान में रहते हैं तो वल्नरेबिलिटी वहां पे क्या है, कम है। दूसरा बात करते हैं इकोनॉमिक की। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज की बात करें तो द सेंसिटिविटी ऑफ द वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर टू द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड प्रोसेस, that is business disruption or secondary effects such as increasing poverty and jobless। For example, dwellers live in the dilapidated condition with the poor disaster resilience due to their economic deprivation। मतलब कि ये आपका सटीक एग्जांपल कोविड-19 वाला जो दे रहे थे इकोनॉमिक के लिए कि जिसका मान लीजिए कि कोई जॉब था तो उसका क्या था, वल्नरेबिलिटी उसका क्या था, कम था, लेकिन जो डेली बेसिस पे काम कर रहा है, ठीक है, जो डेली कमा कर खा रहा था, उसमें उसका इकोनॉमिक क्या था, ज्यादा वल्नरेबिलिटी हुआ, ज्यादा इंपैक्ट कर रहा था, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। तीसरा आता है सोशल वल्नरेबिलिटी। इसको हम सिंपल भाषा में समझाए तो सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी आपदा आता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फ्लड आ गया, तो फ्लड में बहुत सारे बच्चे या बुजुर्ग लोग, बूढ़े बुजुर्ग, और मतलब बुजुर्ग किसको बोलते हैं, जिनका एज ज्यादा होता है, अब बच्चे लोग अपने खुद का रक्षा नहीं कर सकते, अपने खुद का बचाव नहीं कर सकते, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सोशल वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वहां पे रिलीफ जल्दी नहीं पहुंचता है, जैसे सहायता जल्दी नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो वो ये सारी जो वल्नरेबिलिटी हो गया किसके अंतर्गत आ जाएगा, सोशल वल्नरेबिलिटीज के अंतर्गत आ जाएगा। यानी ये कहां से आ जाता है, तो रेशियल हो गया, रिलीजियस हो गया, क्लास कास्ट हो गया, ये सब, ठीक है। तो ये सब जो आते हैं वो सोशल वल्नरेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। यानी व्हेन देयर इज ए डिवीजन अलोंग रेशियल, रिलीजियस and class or caste lines there is a social organizational vulnerabilities, ठीक है, vulnerability। not all social class receive
एड और रिलीफ सप्लाई, मतलब जल्दी से, जैसे मान लीजिए कोनो एरिया में, जैसे बिहार का कोसी रिवर है जहां से फ्लड आता है, तो वहां जल्दी से रिलीफ नहीं पहुंचाया जा सकता किसी भी कारणवश, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है हर बार, मतलब कभी कभी ऐसा कहीं पे मान लीजिए भूकंप आया हुआ, दलदल में कोई फंस गया, लेकिन उसको कोई बचाने के लिए अभी तक पहुंचा नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, सोशल वल्नरेबिलिटीज हो गया। क्लियर है। चलिए, एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटीज क्या हो गया, ए कम्युनिटी विच हैज नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड चेंज। एटीट्यूड टुवर्ड नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड चेंज का मतलब, जैसे कि मान लीजिए कि आपका मान लो कि आपका जो कम्युनिटी है ऐसा सोचता है कि जो हम डिसास्टर मैनेजमेंट पे जो खर्चा करेंगे ना, उससे अच्छा हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दें। तो ये जो सोच है ना, उसका ये जो एटीट्यूड है वो क्या है, एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटीज है, ठीक है। यानी अगर आपकी कम्युनिटी ऐसा सोचता है कि डिसास्टर मैनेजमेंट पे ध्यान न देकर हम अपने इकोनॉमिक को डेवलप करते हैं, तो ऐसा इसी सोच को, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। कि डिसास्टर मैनेजमेंट पे ध्यान ना देके, यानी आपका आपदा से बचाव ना करके अपने वो डेवलप करवा रहा है, इकोनॉमिक को डेवलप करवा रहा है, तो इसी ही हम लोग क्या कहते हैं, एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी। लास्ट है आपका इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी। इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज क्या है, सीधा सीधा समझिएगा कि मान लीजिए कि आप कैसे, मतलब आपके आसपास कैसा इन्वायरमेंट है, आप कहाँ पे रहते हैं, क्या किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये सब मैटर करता है, डेट ऑल्सो मैटर। अगर आप ऐसे ट्रॉपिकल रीजन के अंदर हैं, मान लीजिए आप ऐसे ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है जहाँ पे इंस्टेंट कॉस्ट पर लाइज करता है, तो आप उस टाइम क्या, मतलब आपका वहां पे क्या वल्नरेबिलिटी बनता है कि आप ट्रॉपिकल साइक्लोन के चपेट में आने के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटीज है, ठीक है। तो ये आपके इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज कहलाता है। क्लियर है। तो ये सभी हम लोग अभी वल्नरेबिलिटी देख रहे थे, आई होप क्लियर हुआ होगा वर्ड से, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है, जहां पे हम लोग कैपेसिटी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैपेसिटी पढ़ेंगे, रिस्क पढ़ेंगे, फिर आप कैसे कैसे, जैसे मिटिगेशन क्या है, ठीक है। 4 स्टेजेस होता है, 4 स्टेज होता है डिसास्टर मैनेजमेंट का, जिसमें पहला होता है मिटिगेशन होता है, प्रिपेयर्डनेस होता है, रिस्पॉन्स होता है, रिकवरी होता है। ये चारों टाइप को देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या क्या, कैपेसिटी, रिस्क एंड 4 स्टेजेस ऑफ द डिसास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें मिटिगेशन देखेंगे, प्रिपेयर्डनेस देखेंगे, रिस्पांस देखेंगे और रिकवरी देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।